गुड इवनिंग शशांक। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट का डिस्कशन जस्ट स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स सॉल्यूशन का कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती हैं। अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन का कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स को यूज करते हैं। सॉल्यूशन क्या है उसके बारे में मैंने बताया, सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशंस के बारे में बताया, ठीक है। और फिर बाइनरी सॉल्यूशन के एनालिसिस में सोल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे हम डिफाइन करते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में मैंने बताया। फिर कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट का क्लासिफिकेशन मैंने डिस्कस किया, जिसमें दो कैटेगरी ऑब्जर्व होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट। तो हम लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि वो कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट जो वॉल्यूम पे डिपेंड करती हैं वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती हैं। जो वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है वो टेम्परेचर से भी इंडिपेंडेंट है। तो चार यूनिट है जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट में कंसीडर की जाती हैं। अब उन्हीं को मैं वन बाय वन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट, जिसको बोलते हैं वेट फ्रैक्शन। वेट फ्रैक्शन अच्छा बच्चों, एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस वीक का जो टेस्ट है वो टेस्ट आपका ट्यूसडे नहीं होगा, वो फ्राइडे को होगा, ठीक है। अगला टेस्ट आपका, मतलब आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट फ्राइडे को आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और ये मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट टेस्ट होगा। नहीं, अभी डिपेंडेंट वाला अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, जब डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा आपको। तो ये मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट टेस्ट होगा जो आपका फ्राइडे को हम लोग टेस्ट को रखेंगे। और अभी इस चैप्टर पे बेसिकली कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट का डिस्कशन बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, तो आज की क्लास भी लगेगी और दो क्लास और लगेंगी। मतलब आप ये समझ लो कि हम लोग वेडनेसडे से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वेडनेसडे ये चैप्टर फिनिश होगा और फ्राइडे को आपको फाइनल टेस्ट देना है, इसलिए आप साथ के साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहो। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट में डिस्कस कर रहा हूं वेट फ्रैक्शन। आप देखो वेट फ्रैक्शन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, इनको मिक्स करके हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। ए और बी को मिक्स करके सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर यहां पे कंपोनेंट ए सॉल्यूट है, कंपोनेंट ए को हमने सॉल्यूट बोला है, इसका मतलब है कि बी जो है वो सॉल्वेंट हो जाएगा। अब देखो, अगर हमने सॉल्यूशन बनाने के लिए WA ग्राम ए का लिया और WB ग्राम बी का हमने लिया और उससे सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, तो अगर हम यहां पे वेट फ्रैक्शन ऑफ ए को डिटरमाइन करें, वेट फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W ऑफ ए, या हम इसको
इस सिंबल के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ओमेगा ए। वेट फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल w अपॉन कैपिटल W ऑफ ए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा ए। तो दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि दोनों के मास का सम। तो ये वेट फ्रैक्शन ऑफ ए होगा। नहीं नहीं, ये फाइनल टेस्ट होगा बेटा, फाइनल टेस्ट होगा मतलब सब कुछ आएगा। अब ये जो टेस्ट होगा आपका फ्राइडे को, ये मोल कॉन्सेप्ट का फाइनल टेस्ट होना है। मैं मोल कॉन्सेप्ट पे ये 4th टेस्ट रख रहा हूं। एक चलो एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पे था, तो 3 टेस्ट, 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं मोल कॉन्सेप्ट के, अब ये तीसरा टेस्ट हो रहा है। ऑफ ए, जिसको हम स्मॉल w अपॉन कैपिटल W ऑफ ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसको ओमेगा ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ ए अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ ए अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। इसी तरीके से वेट फ्रैक्शन ऑफ बी, वेट फ्रैक्शन ऑफ बी इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ बी अपॉन टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि टोटल फ्रैक्शन को अगर कंसीडर करें, चाहे वो टोटल फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ मास हो या इन टर्म्स ऑफ मोल हो या इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हो, टोटल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ओमेगा ए प्लस ओमेगा बी इज इक्वल टू 1। टोटल वेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। अब देखो बेटा, यहां पे हम एक टर्म को डिफाइन करते हैं वेट फ्रैक्शन के बेसिस पे, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास, परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास। ठीक है, परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास। पहले तो आप इसकी डिफिनीशन लिख लो, परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास की डिफिनीशन क्या है ये वेट फ्रैक्शन से रिलेटेड। परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास की डिफिनीशन लिखो, नोट करो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, amount of solute in gram, amount of solute in gram dissolved in 100 gram of solution, amount of solute in gram dissolved in 100 gram of solution is called percentage strength by mass, is called percentage strength by mass। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास, इसको बेटा ऐसे भी लिखेंगे, परसेंटेज W by W, ये इस तरीके से भी लिखा जाता है, परसेंटेज स्मॉल w अपॉन कैपिटल W, परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास और परसेंटेज W by W ऑफ, यहाँ पे सल्यूट हमने A से रिप्रेजेंट किया था सल्यूट को, तो हम A भी लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ A डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन multiplied by 100। amount of A divided by amount of solution, मतलब total mass of solution multiplied by 100। तो इस तरीके से हम परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास को डिफाइन करेंगे।
अब यहाँ पे एक बात और समझ लेना, कई बार ऐसा होगा कि प्रॉब्लम में जो इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, पर उस इंफॉर्मेशन में आपको सिर्फ लिख देंगे, जैसे एक क्वेश्चन आप लिखो फॉर एग्जांपल 10% W by W, 10% W by W aqueous solution, 10% W by W aqueous solution of H2SO4. 10% W by W aqueous solution of H2SO4. आप जरा देखो बेटा, एक्वस सोल्यूशन अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो एक्वस का मतलब है कि वहां पे सॉल्वेंट फिक्स है, सॉल्वेंट है वाटर। एक्वस सोल्यूशन का मतलब कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर सॉल्वेंट है, बाकी सोल्यूट वेरी करेगा, सोल्यूट अलग अलग होगा बट सॉल्वेंट फिक्स होगा, सॉल्वेंट हमेशा वाटर होगा। तो 10% W by W aqueous solution of H2SO4, अब इसका क्या मतलब है? means 10 gram of H2SO4, 10% W by W aqueous solution of H2SO4 means 10 gram of H2SO4 dissolved in 100 gram of aqueous solution। ये मतलब है बेटा 10% W by W aqueous solution of H2SO4 means 10 gram of H2SO4 dissolved in 100 gram of aqueous solution। और फर्दर ब्रेकअप देखो, अगर टोटल मास ऑफ सोल्यूशन 100 ग्राम है और उसमें 10 ग्राम H2SO4 का है, इसका मतलब रिमेनिंग 90 ग्राम क्या होगा? वाटर। तो 10 ग्राम H2SO4 और 90 ग्राम वाटर को मिक्स करके वो सोल्यूशन हमने बनाया, जिसको हम 10% W by W aqueous solution of H2SO4 बोल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूं, कई बार क्या होता है कि ये 10% ही सिर्फ लिखा होगा, ये W by W नहीं लिखा होगा। मतलब 10% बाई मास, ये W by W का मतलब क्या? मास बाई मास। तो ये अगर स्पेसिफाइड नहीं है कि वो मास बाई मास है, इनफैक्ट कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ ये लिखा हुआ है 10% aqueous solution of H2SO4, तो आपको अपने आप उसकी मीनिंग ये समझनी है कि 10% aqueous solution of H2SO4 means 10% mass by mass aqueous solution of H2SO4। नोट में लिख लो इस बात, नोट में लिखो, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लिखो if it is not mentioned in the problem, if it is not mentioned in the problem that whether percentage strength is expressed, whether percentage strength is expressed as biomass or bivolume or bimole, then it is always understood as biomass, तो हम उसकी ऑटोमेटिक मीनिंग ये समझ लेंगे कि वो बाईमास है, अदरवाइज मेंशन करना पड़ेगा। अगर बाई वॉल्यूम है या बाई मोल है तो वहां पे लिखा होगा, नहीं लिखा हुआ है
तो हम उसको बाई मास लेकर के चलेंगे। तो ये तो बात हो गई बेटा वेट फ्रैक्शन और उसी से रिलेटेड टर्म परसेंटेज स्ट्रेंथ बाई मास की। तो ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सबको? ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? बेटा देखो, बिना आपकी परमिशन के मैं आगे तो बढ़ने वाला नहीं, ठीक है? इसलिए ये रिस्पांस जो है ना, ये जरूरी है। तो वेट फ्रैक्शन का डिस्कशन फिनिश हो गया। अब आप सेकंड कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट लिखो। सेकंड कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट नंबर 2, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन कोई आपके लिए नया टर्म तो है नहीं, पहले भी हम इसको यूज कर चुके हैं। जैसे देखो, अगर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिक्स करके हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, कंपोनेंट ए हमारे लिए सॉल्यूट है और बी है सॉल्वेंट। अगर मान लो सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमने कंपोनेंट ए यानी कि सॉल्यूट का Na मोल और सॉल्वेंट बी का Nb मोल मिक्स किया है। Na मोल ऑफ सॉल्यूट ए एंड Nb मोल ऑफ सॉल्वेंट बी को मिक्स करके हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, XA। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज XA is equal to number of mole of A upon total number of mole. Number of mole of A upon total number of mole. इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ B XB is equal to number of mole of B upon total number of mole. तो total mole fraction must be equal to 1. जनरल सेंस में आप इसको ऐसा लिख सकते हो, अगर मान लो बहुत सारे कंपोनेंट्स का मिक्सचर है तो XI is equal to NI upon summation of NI, I is equal to 1 to N ही लिखते हैं, मान लो N कंपोनेंट है, ठीक है? तो ये लिख सकते हैं। और समेशन ऑफ XI I is equal to 1 to N is equal to 1। तो टोटल मोल फ्रैक्शन is equal to 1, और किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? उसका मोल अपॉन टोटल मोल, उसका मोल अपॉन टोटल मोल। अगर परसेंटेज निकालना है तो मोल फ्रैक्शन इंटू 100। नेक्स्ट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट लिखो। अब यहां पे मैं आपकी परमिशन नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बताई गई है मोल फ्रैक्शन की, तो ये प्री एज्यूम करके मैं चल रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मोलालिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट है। डिफिनीशन लिखो, मोलालिटी की डिफिनीशन लिखो बेटा, लिखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट dissolved in, number of mole of solute dissolved in
1 kilogram of the solvent, number of mole of solute dissolved in 1 kilogram of the solvent is called molality. Is called molality. आगे लिखो, it is represented by मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते बेटा, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m. तो देखो जरा मोलालिटी को कैसे फॉर्मुलाइज करेंगे. मोलालिटी small m is equal to number of mole of solute, number of mole of solute divided by amount of solvent in kilogram. Number of mole of solute divided by amount of solvent in kilogram, इसको बोलते हैं मोलालिटी. अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट है मोल पर केजी. मोल पर केजी है. देखो इससे पहले वाली जो दो यूनिट थी बेटा वो डायमेंशनलेस थी. ठीक है, मोल फ्रैक्शन और वेट फ्रैक्शन डायमेंशनलेस कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट है. इसकी अपनी यूनिट है. क्या है यूनिट? मोल पर केजी, या इसी को बेटा मोलल भी बोलते हैं. मोलल, MOLAL, मोलल. तो मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ये सॉल्वेंट का अमाउंट है, सॉल्यूशन का नहीं. अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. सॉल्वेंट का अमाउंट को हमें किलोग्राम में लेना है. अगर ये ग्राम में है तो आपको उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. कैसे कन्वर्ट करना है आपको पता है, बट इसको लेना हमेशा किलोग्राम में है. ठीक है, यूनिट मोल पर केजी. मोल किसका? सोल्यूट का. केजी किसका? सॉल्वेंट का. सॉल्वेंट का मास इन किलोग्राम और सोल्यूट का नंबर ऑफ मोल. तो मोल पर केजी, और इसको बोलते हैं बेटा मोलल. 1 kg है. तो क्या जानना चाहते हो दीक्षांत? माइक अनम्यूट करके पूछो. ये 1 kg में नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है. हाँ, 1 kg में जितना नंबर ऑफ मोल है. अब ऐसा नहीं कि वो हमेशा 1 kg ही लिया जाएगा. अगर 10 kg या तो उसी प्रोपोर्शन में सोल्यूट का मोल भी बढ़ जाएगा. समझ है कि नहीं? यस सर. भाई अगर मान लो 1 kg में 0.1 मोल है, ठीक, सॉल्वेंट के 1 kg में 0.1 मोल सोल्यूट का है. तो अगर आपने 10 kg सॉल्वेंट लिया तो 1 मोल हो जाएगा सोल्यूट का, बट रेशियो तो वही रहेगा ना. तो आप देखो मोलालिटी के बारे में एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए. बोलते हैं कि जितनी भी कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट हम सोल्यूशन के लिए यूज करते हैं, उनमें बेस्ट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट मोलालिटी को लेते हैं. यही वजह है कि आप आगे जब स्टैंडर्ड केसेस पढ़ोगे अलग अलग चैप्टर्स में, तो जब हम स्टैंडर्ड केसेस में जब कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट की बात करेंगे तो वहां पे हमेशा मोलालिटी को कंसीडर किया जाता है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. तो आप नोट कर लो, लिखो अमंग ऑल कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट, अमंग all concentration measurement unit, among all concentration measurement unit, molality is considered as best concentration measurement unit. Molality is considered as
बेस्ट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट। क्यों है ऐसा? लिखो बिकॉज नंबर 1, पहली वजह यह है कि ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। लिख लो नंबर 1, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। अब देखो सिर्फ इस एक वजह से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ऐसे 4 यूनिट आप देख चुके हो, जो अभी चौथी तो डिस्कस होनी बाकी है। तो ऐसे 4 यूनिट है जो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, तो सबको तो आप बेस्ट नहीं बोल सकते, ठीक है, कुछ और वजह भी होगी। तो पहली वजह क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। नंबर 2 देखो, नंबर 2, इट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट। इट इज डायरेक्ट substitute. It is direct substitute of, it is direct substitute of most commonly used it is direct substitute of most commonly used concentration measurement unit, most commonly used concentration measurement unit, molarity। स्पेलिंग देखना, molarity, MOLARITY। ये जो यूनिट है बेटा, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं मोलारिटी को। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट है। मोस्टली सोल्यूशन का कंसंट्रेशन आप देखोगे मोलारिटी के टर्म्स में ही एक्सप्रेस होगा, स्पेशली लिक्विड सॉल्यूशन। और इस यूनिट के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। मोलारिटी वॉल्यूम पे डिपेंड करने वाली यूनिट है, और क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करने वाली यूनिट है, इसलिए ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। ये वॉल्यूम डिपेंडेंट यूनिट है, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट भी होगी। इसका मतलब कि अगर आप वही सोल्यूशन है और आप टेम्परेचर बदल दो, तो कंसंट्रेशन यूनिट की वैल्यू बदल जाएगी, अगर वो मोलारिटी कंसंट्रेशन यूनिट है तो, ठीक है। जबकि मोलारिटी को अगर हम कंसीडर करें तो वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर मोलारिटी को डायरेक्टली किसी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट से रिप्लेस किया जा सकता है तो वो मोलारिटी। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट से रिप्लेस करने का एडवांटेज क्या होगा? अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट से हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं तो उस यूनिट के साथ एडवांटेज ये है कि वो टेम्परेचर में वेरिएशन के साथ उसकी वैल्यू नहीं बदलती। इसलिए मोलारिटी को सबसे अच्छी कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट बोला जाता है। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि ये मोलारिटी और मोलालिटी का रिप्लेसमेंट आप कब कर पाओगे और कब नहीं कर पाओगे। फिर से नोट में एक पॉइंट लिखो, एक पॉइंट लिखो, लिखो, if solution is extremely dilute, if solution is extremely dilute, if solution is extremely dilute, then if solution is extremely dilute, then molality is approximately equal to molarity। लेकिन अगर ये अप्रोक्सीमेशन आप कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के लिए लोगे ना तो वो गलत होगा। अगर सोल्यूशन में सोल्यूट काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, वहां पे अगर आप ये अप्रोक्सीमेशन लोगे तो गलत होगा। बट अगर सोल्यूशन में सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में है, मतलब सोल्यूशन डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो वहां पे ये अप्रोक्सीमेशन इफेक्टिवली कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि 10 to the power -5 मोलर, 10 to the power -5 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन। अभी तो खैर मोलर के बारे में मैंने आपको बताया नहीं। 10 to the power -5 मोलर, 10 to the power -5 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन। अत्रे साहब क्या पूछ रहे हो?
क्या रिपीट करो बेटा? माइक को अनम्यूट करके बताओ। अच्छा, नोट वाला पॉइंट रिपीट करो। हाँ, मैंने ये बताया कि इफ सोल्यूशन एक्सट्रीमली डाइल्यूट then molality is approximately equal to molarity. If solution is extremely dilute, then molality is approximately equal to molarity. बट मैंने बताया कि अगर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है तो ये अप्रोक्सीमेशन यूज करना गलत होगा। ये सिर्फ डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ही हम बोल सकते हैं। तो जैसे देखो, मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं बेटा कि 10⁻⁻5 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन। मोलैरिटी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता देता हूं, डिटेल हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। लिखना नहीं है अभी आपको। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, इसको बोलते हैं मोलैरिटी। तो अब देखो यहाँ पे 10⁻⁻5 मोलर है, मतलब 10⁻⁻5 मोल डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर। अगर 1 लीटर सोल्यूशन का है बेटा तो उसमें 10⁻⁵ मोल एसिटिक एसिड का होगा। जरा इसको मास के टर्म्स में कन्वर्ट करके देखो तो आपको समझ में आएगा। 10⁻⁵ मोल है एसिटिक एसिड का, तो ये हो जाएगा 10⁻⁵ मल्टीप्लाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास। इसका मॉलिक्यूलर मास है 60। 24 प्लस 32 56, 56 प्लस 4 60। तो 10⁻⁻5 इंटू 60 ग्राम कितना आया जरा देखो, ये आया 6 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। ऐसे लिखोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। इतना ग्राम है बेटा। अब सोचो 0.0006 ग्राम एसिटिक एसिड का 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व है। इसका मतलब क्या है? सोल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ऐसे सोल्यूशन को हम एक्सट्रीमली डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। और क्योंकि ये सोल्यूशन एक्सट्रीमली डाइल्यूट है तो यहां पे मोलालिटी और मोलारिटी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो 10⁻⁵ मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन is approximately equal to 10⁻⁻5 मोलल। ये स्मॉल m लिख दिया ना, तो स्मॉल m का मतलब मोलल हो गया बेटा, कैपिटल M का मतलब मोलर। तो 10⁻⁻5 मोलर एसिटिक एसिड सोल्यूशन is approximately equal to 10⁻⁻5 मोलल एसिटिक एसिड सोल्यूशन। ये डायरेक्टली हम इस अप्रोक्सीमेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ये इंश्योर करके चलना पड़ेगा कि सोल्यूशन डाइल्यूट है या नहीं है। अगर सोल्यूशन डाइल्यूट रेंज में नहीं दिख रहा है तो आप ऐसा अप्रोक्सीमेशन कभी यूज नहीं करोगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? ये पॉइंट क्लियर हुआ? मोलालिटी और मोलारिटी को कब हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल लेंगे? जब सोल्यूशन एक्सट्रीमली डाइल्यूट होगा। ठीक है? अगर सोल्यूशन कंसंट्रेटेड रेंज में दिख रहा है तो फिर आपको इस अप्रोक्सीमेशन को नहीं कंसीडर करना है। तो ये तो बात हो गई मोलालिटी की, और मैंने साथ में ये भी बता दिया कि क्यों ये बेस्ट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट है। इसका मतलब हम सोल्यूशन की डेंसिटी को अप्रोक्सीमेटली 1 लेंगे। हाँ हाँ, एकदम सही है। इसका मतलब हम अप्रोक्सीमेटली यही लेंगे। जब सोल्यूशन में सोल्यूट नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट है तो सोल्यूशन की जो डेंसिटी होगी वो अप्रोक्सीमेटली डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट ही होगी।
फोर्थ यूनिट है बेटा पार्ट्स पर मिलियन बाई मास। मैं बाई मास न भी लिखता तब भी वो बाई मास ही समझा जाता। जैसे मैंने अभी बताया ना, परसेंट का मतलब होता है परसेंट बाई मास। अगर नहीं स्पेसिफाइड है तो हम उसको बाई मास ऑटोमेटिकली ले लेते हैं। वैसे ही पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन बाई मास। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखो, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो पार्ट्स पर मिलियन की। लिखो amount of solute in gram, amount of solute in gram dissolved in, amount of solute in gram dissolved in 1 million gram, amount of solute in gram dissolved in 1 million gram of the solution. 1 million gram of the solution is called parts per million by mass. Is called parts per million by mass. आगे इसके बारे में लिखो, इस यूनिट के बारे में फर्दर डिटेल लिखो। It is simply a number. It is simply a number. And this unit is used. And this unit is used. And this unit is used for those solution. And this unit is used for those solution where solute is present. Where solute is present in extremely small amount. Where solute is present in extremely small amount, that is trace amount. Trace amount भी लिखा होता है। तो जब solute किसी solution में बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट हो, इनफैक्ट अभी जो एसिटिक एसिड का केस जो मैंने आपको बताया था, ये वैल्यू भी उस रेंज में कंसीडर की जा सकती है। ठीक है, तो अगर सल्यूट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है तब हम इस यूनिट को यूज करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन बाई मास को तब यूज करेंगे। और इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं है, ये सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, अब देखो पार्ट्स पर मिलियन को फॉर्मुलाइज करना है, तो मैं इसको फॉर्मुलाइज करने के लिए परसेंट बाई मास को पहले एक बार फिर से आपके सामने रख रहा हूं, तब आप इसको भी अच्छे से समझ पाओगे। इसको नोट मत करना बेटा, मैं आपको समझाने के लिए बता दूं। परसेंट स्ट्रेंथ बाई मास, या आप इसको लिख सकते हो बेटा पार्ट्स परसेंट बाई मास। परसेंट बाई मास, परसेंटेज स्ट्रेंथ बाई मास को हम लिख सकते हैं पार्ट्स पर सेंट बाई मास। सेंट, सेंट का मतलब क्या होता है? सेंट का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ, सेंट का मतलब होता है 100। जो बोलते हैं ना कि सेंट परसेंट रिजल्ट आया है हमारे स्कूल का, ठीक है, हमारे क्लास का सेंट परसेंट रिजल्ट आया है, तो सेंट परसेंट का मतलब क्या हो गया? 100% रिजल्ट आया है। ठीक है, तो पार्ट्स परसेंट बाई मास, ठीक है, या परसेंट स्ट्रेंथ बाई मास। अब देखो, जब हम पार्ट परसेंट बाई मास को हमने पीछे फॉर्मुलाइज किया था, तो क्या लिखा था इसके लिए? लिखा था बेटा अमाउंट ऑफ सोल्यूट। लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं।
amount of solute in gram divided by amount of solution in gram multiplied by 100. ये है बेटा परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास. अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो पहला वाला टर्म है, ये वाला टर्म, इसको आप लिख सकते हैं बेटा वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास और पार्ट परसेंट बाय मास, पीपीसी भी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हो, पीपीसी बाय मास इज वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू 100. अब जरा देखो, जब ये परसेंट है, जब ये क्या है, परसेंट है, तो हम वेट फ्रैक्शन को सेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो अगर ये पर मिलियन होगा बेटा, समझो बात को, अगर ये पार्ट्स पर मिलियन होगा तो वेट फ्रैक्शन को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, बोलो. हाँ, ये मिलियन से मल्टीप्लाई किया जाएगा. तो यहां पे 10 टू द पावर 6 का फैक्टर आ जाएगा. ठीक है, तो अब हम इसको लिखते हैं, इसी में मैं चेंज कर देता हूं बेटा. पार्ट्स पर मिलियन बाय मास में न भी लिखूं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. इसी को बोलते हैं बेटा पीपीएम. पार्ट्स पर मिलियन बाय मास को पीपीएम बोलते हैं. तो दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6. यहाँ पे 10 पावर 6 का फैक्टर आएगा, तो ये हो जाएगा वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू 10 पावर 6. ठीक है, अब देखो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 100, वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 4 भी लिख सकते हैं बेटा, ऐसा लिख सकते हैं. और वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 100 क्या होता है, अभी देखा था पार्ट परसेंट होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं परसेंटेज स्ट्रेंथ W by W multiplied by 10 to the power 4. अगर परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास गिवन है और आपको पीपीएम निकालना है, तो क्या करोगे, परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास को 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पीपीएम मिल जाएगा. ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. आ गया समझ में बेटा? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब देखो जैसे हम पार्ट्स पर मिलियन को डिफाइन करते हैं ना, इसी पैटर्न पे हम कुछ और यूनिट्स को भी डिफाइन करते हैं, कुछ और यूनिट को भी हम इसी पैटर्न पे डिफाइन करते हैं. जैसे पार्ट्स पर बिलियन बाय मास, पार्ट्स पर बिलियन बाय मास. अब उसी तरीके से आपको चेंज कर लेना है, पीपीबी. तो क्या हो जाएगा, वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इनटू 10 टू द पावर 9, 1 बिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे 10 टू द पावर 9 आ जाएगा, यहां पे ये 10 टू द पावर 7 आ जाएगा. तो ये आ गया बेटा परसेंटेज स्ट्रेंथ बाय मास इनटू 10 टू द पावर 7.
अब ये सब इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ये लिखो, बस ये लिखो और आगे वाला पार्ट। इसी तरीके से अगर मैं डिफाइन करता हूं पार्ट्स पर ट्रिलियन बाय मास, पार्ट्स पर ट्रिलियन बाय मास, तो ये क्या हो जाएगा, वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 12, 1 ट्रिलियन 10 to the power 12, ठीक है। तो वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इंटू 10 to the power 12, बाकी सारे कन्वर्जन फैक्टर यहां पे आ जाएंगे। इसको आप लिख सकते हो पार्ट्स पर बिलियन इंटू 10 to the power 3, इसको आप लिख सकते हो पार्ट्स पर मिलियन इंटू 10 to the power 6, और इसको आप लिख सकते हो बेटा पार्ट पर सेंट, मतलब परसेंटेज स्ट्रेंथ W by W multiplied by 10 to the power 10। ऐसे ही एक यूनिट और डिफाइंड होती है पार्ट्स पर क्वाड्रिलियन, पार्ट्स पर क्वाड्रिलियन, तो ये हो जाएगा बेटा वेट फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 15, बाकी सारे फैक्टर्स आप खुद देख लो। 10 पर 15 का फैक्टर आएगा। तो पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर सेंट, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन एंड पार्ट्स पर क्वाड्रिलियन। जैसे जैसे सोल्यूट का अमाउंट कम होता जाएगा आप इन यूनिट्स को डिफाइन करोगे। अगर सोल्यूशन थोड़ा डाइल्यूट है तो पीपीएम से काम चल जाएगा, अगर और ज्यादा डाइल्यूट है तो पार्ट्स पर बिलियन, और ज्यादा डाइल्यूट है पार्ट्स पर ट्रिलियन, और ज्यादा डाइल्यूट है पार्ट्स पर क्वाड्रिलियन। बिकॉज हम जो नंबर बोलना चाहते हैं ना, वो नंबर एक मीनिंगफुल नंबर होना चाहिए। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि 0.0000072 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ सम सोल्यूट, अब आप बोलोगे भाई इतना जीरो लगा दिया, इससे बढ़िया जीरो ही बोल देते। अब ये वैल्यू जो है अगर आप देखो तो ये वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी वैल्यू है, मतलब ये मीनिंगफुल नंबर नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इसी को एक सिग्निफिकेंट नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाए। अब अगर हम इसी को पीपीएम में कन्वर्ट कर दें तो क्या पता ये वैल्यू कुछ ऐसी आ जाए कि 1.3 इंटू 10 to the power 2 पीपीएम आ जाए। यही वैल्यू पीपीएम में हम कन्वर्ट कर दें और पीपीएम में कन्वर्ट करने पे ये कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए। अब आप बोलोगे कि हाँ ये एक सिग्निफिकेंट नंबर है। तो इसीलिए क्या होता है कि सॉल्यूशन जैसे जैसे डाइल्यूट होता जाएगा उसके लिए हम उतनी बड़ी यूनिट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम उतनी बड़ी यूनिट को यूज करेंगे जिससे कि जो नंबर कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट के लिए यूज किया जा रहा है वो एक सिग्निफिकेंट नंबर हमें दिखे, इसलिए ये यूनिट्स यूज की जाती है। तो ये तो बात हो गई बेटा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स की। अब आप सेकंड कैटेगरी लिखो, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स। टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स।
टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट्स। इसके बारे में लिखो, दोज यूनिट्स which depends upon volume, those units which depends upon volume are also depends upon temperature. Those units which depends upon volume are also depends upon temperature. For example, अब इसके एग्जाम्पल लिख लो, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ ये भी एक यूनिट होती है, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी। अब इसका जैसा नाम है वैसा काम भी है इसका। फॉर्मेलिटी, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम, पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम एटसेट्रा। ये यूनिट्स हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती। ये वो यूनिट है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती। परसेंटेज स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ में डिफरेंस हाँ होता है डिफरेंस, अभी बताता हूं। अभी तो ये सारी बातें डिस्कस होनी है। तो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं बेटा। लिखो, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम। डिफिनेशन लिखो इसकी। डिफिनेशन लिखो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट in gram, amount of solute in gram dissolved in 100 milliliter of the solution, amount of solute in gram dissolved in 100 milliliter of solution is called percentage strength weight by volume. Percentage strength W by V is equal to amount of solute in gram divided by volume of solution in liter multiplied by 100। ये होता है बेटा। तो अगर हम इसको कंसिडर कर रहे हैं 5% W by V, 5% W by V aqueous solution of sodium chloride,
5% W/V aqueous solution of sodium chloride means 5 gram of sodium chloride dissolved in 100 milliliter of solution. ये है इसका मतलब. Five % W/V aqueous solution of sodium chloride means 5 gram of sodium chloride dissolved in 100 milliliter of solution. हो गया क्लियर बेटा? इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल समझ में आ गया? ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहा हूं. नेक्स्ट यूनिट परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. सर इसे हमेशा लीटर में कन्वर्ट करना होगा. कहा मैंने बोला लीटर की तो बात ही नहीं हुई कहीं डेफिनेशन में बेटा. लीटर में क्यों कन्वर्ट करेंगे? डेफिनेशन में कहीं लीटर बोला गया क्या? डेफिनेशन में क्या बोला गया? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम. ओहो, हाँ सही है सही है सही है सही है सही है. गलत लिखा है मैंने, करेक्ट करो इसको. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर है. वैसे मैंने लिखवाया तो मिलीलीटर ही है. डिफिनीशन में तो मिलीलीटर ही लिखवाया ना, यहां पे मैंने गलत लिख दिया. अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 100. अब परसेंटेज स्ट्रेंथ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की डेफिनेशन लिख लो बेटा. इसकी डेफिनेशन लिखो. लिखो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर dissolved in volume of solute in milliliter dissolved in 100 milliliter of the solution. 100 milliliter of the solution is called percentage strength volume by volume. Percentage strength volume by volume. तो ये चेंज हो जाएगा. यहां पे न्यूमरेटर में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर. डिनोमिनेटर में ये रहेगा. अगर मान लो हमने बोला 12% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल. अगर ये है बेटा 12% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल, तो इसका मतलब क्या होगा? 12 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल. 12 milliliter of ethanol dissolved in 100 milliliter of solution.
हो गया क्लियर? थर्ड यूनिट इस कैटेगरी की, स्ट्रेंथ। डिफिनेशन लिखो, स्ट्रेंथ की डिफिनेशन लिखो बेटा। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, amount of solute in gram dissolved in 1 liter of the solution, amount of solute in gram dissolved in 1 liter of the solution, amount of solute in gram dissolved in 1 liter of the solution is called strength, is called strength। स्ट्रेंथ को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम divided by volume of solution in liter। तो यूनिट हो गई बेटा इसकी ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। अब देखो इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेंथ हमने यहां पे डिफाइन किया और पीछे अभी जो 2 यूनिट इससे जस्ट पहले डिफाइन किया उसमें परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम को भी डिफाइन करते। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम और स्ट्रेंथ में क्या रिलेशनशिप है। तो आप अगर दोनों के डिफिनीशन को देखो तो परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन, और इसकी डिफिनीशन क्या है? amount of solute in gram dissolved in 1 liter of the solution। For example, अगर हमने 1 लीटर सोल्यूशन बनाया सुक्रोज का, 1 लीटर सोल्यूशन है सुक्रोज का, अगर मान लो कि उस सोल्यूशन में सुक्रोज का जो अमाउंट प्रेजेंट है वो 50 ग्राम है, उस 1 लीटर सोल्यूशन में अगर हमने 50 ग्राम सुक्रोज को डिसॉल्व किया तो वो जो सोल्यूशन आया वो 50 ग्राम पर लीटर आया, मतलब उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई? 50 ग्राम पर लीटर। अब हम उसका परसेंटेज स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में। देखो कैसे निकालेंगे भाई, 1 लीटर है सोल्यूशन का, उसमें 50 ग्राम सोल्यूट का डिसॉल्व है। हम क्या करते हैं, उस सोल्यूशन के 10 इक्वल पार्ट कर लेते हैं, मतलब 100 मिलीलीटर के उसके 10 पार्ट हमने ले लिए। तो 100 मिलीलीटर का जो हम उसका पार्टीशन किया हुआ है उसमें से कोई भी एक पार्ट को अगर कंसीडर करें तो उसमें सोल्यूट कितना होगा? जितना टोटल था उसका 1/10, क्योंकि हमने 10 डिवीजन किए हैं। तो 10 डिवीजन अगर सोल्यूशन का किया है तो उस पार्ट के अंदर जो सोल्यूट का अमाउंट होगा उसका भी तो 10 डिवीजन हमने किया, तो एक पार्ट के अंदर उसका कितना होगा? 1/10 होगा। समझ में आया कि नहीं? तो अगर 1 लीटर में 50 ग्राम प्रेजेंट था तो 100 मिलीलीटर में कितना होगा? 5 ग्राम प्रेजेंट होगा। अगर 1 लीटर में 50 ग्राम सोल्यूट का था तो 100 मिलीलीटर में कितना होगा? 5 ग्राम सोल्यूट का होगा। तो ये 5 ग्राम पर 100 मिलीलीटर, ये उसका परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम, जबकि उसका स्ट्रेंथ कितना है? 50 ग्राम पर लीटर। अब आप सोच लो कि दोनों में रिलेशनशिप क्या होगी। तो अगर हम दोनों को रिलेट करें तो परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय 10।
जो भी स्ट्रेंथ वैल्यू है उसको 10 से डिवाइड कर दो, आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम मिल जाएगा। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेंथ अपॉन 10। फोर्थ यूनिट लिखो। फोर्थ यूनिट मोलैरिटी, MOLARITY, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंशियल लिखो। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, number of mole of solute dissolved in 1 liter of the solution, number of mole of solute dissolved in 1 liter of the solution is called molarity, is called molarity. तो molarity is equal to number of mole of solute divided by volume of solution in liter. Number of mole of solute divided by volume of solution in liter. तो यूनिट हो गई बेटा इसकी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और इसी को बोलते हैं मोलर, मोलर बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ है M/50, M/50 aqueous solution of potassium permanganate, M/50 aqueous solution of potassium permanganate। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/50 मोलर, M/50 का मतलब 1/50 मोलर। इसमें आपको केयरफुली देखना है कैपिटल M लिखा हुआ है या स्मॉल m लिखा हुआ है। अगर ये कैपिटल M की जगह पे स्मॉल m लिख दिया तो आप ये मत समझना सिर्फ टाइपिंग एरर है, ये कॉन्सेप्चुअल एरर भी है। तो M, कैपिटल M/50 का मतलब 1/50 मोलर, और स्मॉल M/50 लिखा मतलब 1/50 मोलल। ठीक है, तो M/50 aqueous solution of potassium permanganate means 1/50 molar aqueous solution of potassium permanganate। और इलेबोरेट करें इसको, M/50 aqueous solution of KMnO4 means 1/50 mole of potassium permanganate, 1/50 mole of potassium permanganate dissolved in 1 liter of the solution। सॉल्यूशन के 1 लीटर में पोटेशियम परमैंगनेट का 1/50 मोल डिसॉल्व्ड है, ये है इसका मतलब। समझ में आ गया बेटा? मोलैरिटी की डेफिनेशन और ये एग्जांपल।
बाकी मोलालिटी और मोलारिटी को कब हम इक्वेट कर सकते हैं उसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर है, तो अगर वॉल्यूम कहीं पे मिलीलीटर में गिवन होगा तो उसको लीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई मोलारिटी की। अब आप नेक्स्ट यूनिट लिखो, नंबर 5, नॉर्मलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इस कैटेगरी का, नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफिनीशन लिखो नॉर्मलिटी की, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, number of gram equivalent of solute, number of gram equivalent of solute dissolved in, number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of the solution, number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of the solution is called normality, is called normality. अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वो मैंने पीछे बताया हुआ आपको, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में। तो नॉर्मलिटी को आप इस तरीके से फॉर्मुलाइज करोगे, this is equal to number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liter. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो बेटा अगर हम इसकी यूनिट को देखें तो ये ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है, यूनिट इसकी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर है, या इसी को नॉर्मल भी बोलते हैं बेटा, नॉर्मल। आपको रिमाइंड कराने के लिए मैं यहां पे बता दूं, नंबर ऑफ gram equivalent of solute is equal to amount of solute in gram divided by equivalent weight of solute। ये होगा बेटा। बाकी इक्विवेलेंट वेट की तो पूरी कहानी आप पढ़ के आए हो। अब सोचो जिसने इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट नहीं पढ़ा, अब उसकी जिंदगी में क्या क्या नहीं रहेगा, आप जरा सोचना। जिसने इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट नहीं पढ़ा उसको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझने में दिक्कत है, उसको लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को समझने में दिक्कत है, उसको नॉर्मलिटी को समझने में दिक्कत है। और आपको बता दूं कि जिनको ये सब नहीं आता है उनको टाइट्रेशन नहीं आता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर होता है जो आप केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करोगे, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो है वो उसी को टाइट्रेशन बोलते हैं। तो जिनको ये सारी बातें नहीं पता होती ना, वो टाइट्रेशन में जो कैलकुलेशन यूज होते हैं उन कैलकुलेशन को समझ ही नहीं सकते। इसका मतलब कि एनसीईआरटी आपको ये सब समझाना नहीं चाहती, इसीलिए एनसीईआरटी में ये डिस्कशन है नहीं। बट प्रैक्टिकल्स तो होते हैं और इस पे क्वेश्चन जो है वो आगे के चैप्टर्स में आप देखोगे नॉर्मलिटी टर्म जो है एनसीईआरटी में ही इन्वॉल्व किया है कई सारे न्यूमेरिकल्स में।
अब पता नहीं क्या जादू करके जो है लोग उसको समझ पाएंगे, जिसने पढ़ा ही नहीं है कि नॉर्मलिटी क्या मुसीबत है, तो नॉर्मलिटी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर लेगा। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी में। तो ये डिफिनीशन और फॉर्मूला पार्ट क्लियर हो गया बेटा। नॉर्मलिटी की डिफिनीशन और ये फॉर्मूला आ गया समझ में। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बेटा नॉर्मलिटी की। अब अगर जैसे कहीं पे ये लिखा हुआ है n/10 एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl, n/10 एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl मतलब 1/10 नॉर्मल, 1/10 नॉर्मल एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl। नॉर्मल का क्या मतलब है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो 1n/10 aqueous solution of HCl means 1/10 gram equivalent of HCl, 1/10 gram equivalent of HCl dissolved in 1 liter of aqueous solution। n/10 aqueous solution of HCl means 1/10 gram equivalent of HCl dissolved in 1 liter of aqueous solution। इसके बाद नेक्स्ट यूनिट लिखो, फॉर्मेलिटी। नाम के अनुरूप काम मिलेगा आपको। फॉर्मेलिटी, देखो फॉर्मेलिटी क्या होती है, बोलते हैं कि अगर हमारे पास जो सोल्यूट है वो आयनिक है, अगर सोल्यूट आयनिक कंपाउंड है तो उसको अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके हम सोल्यूशन बना रहे हैं, आयनिक सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके अगर हम सोल्यूशन बना रहे हैं तो सोल्यूशन की जो मोलैरिटी होगी उसी को फॉर्मेलिटी बोलते हैं। ठीक है, लिख लो, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन containing ionic solute, molarity of solution containing ionic solute is called formality। molarity of solution containing ionic solute is called formality। तो मैं इसको टोटल फॉर्मेलिटी नहीं बनाऊंगा, ठीक है, मैं थोड़ा चेंज करूंगा इसमें। तो फॉर्मेलिटी कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे, इज इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मूला मास। मैंने बोला ना थोड़ा चेंज करूंगा, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट divided by volume of solution in liter। ये फॉर्मेलिटी है बेटा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ फॉर्मूला मास क्या मुसीबत है। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला मास of solute is equal to
नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट। लेकिन सल्यूट कैसा होना चाहिए, ब्रैकेट में लिख रहा हूं आयनिक। कैसा सल्यूट होना चाहिए, आयनिक होना चाहिए। नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, बट सल्यूट आयनिक होना चाहिए। तो दिस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ आयन in gram, amount of iron in gram divided by formula mass of iron। इस तरीके से बेटा नंबर ऑफ फॉर्मूला मास निकालते हैं। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ आयन मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ आयन। ठीक है, तो इसीलिए ये आयन की मोलैरिटी हो गई। तो अब जैसे देखो, अगर मैं बोल रहा हूं 10 to the power -2 मोलर aqueous solution of potassium permanganate, 10 to the power -2 molar aqueous solution of potassium permanganate is equal to 10 to the power -2 formal aqueous solution of potassium permanganate। अब ऐसा मैंने इसलिए लिखा बेटा क्योंकि हमें पता है कि पोटेशियम परमैंगनेट एक आयनिक सल्यूट है। जैसे ही वाटर में ऐड करोगे ना, वो K पॉजिटिव और MnO4 नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है। बट अगर यहीं पे मैं ये लिखता 10 to the power -2 molar aqueous solution of glucose, 10 to the power -2 molar aqueous solution of glucose is not equal to 10 to the power -2 formal aqueous solution of glucose। क्यों नहीं लिख सकते ऐसा? हम क्यों नहीं लिख सकते बेटा, बताओ। (10 to the power -2 molar aqueous solution of glucose is not equal to 10 to the power -2 formal aqueous solution of glucose। क्यों नहीं लिख सकते बेटा? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं है। एकदम सही है, ग्लूकोज एक कोवेलेंट कंपाउंड है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, सब के सब कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कोवेलेंट कंपाउंड है। तो कोवेलेंट कंपाउंड की मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी नहीं बोल सकते, आयनिक कंपाउंड की मोलैरिटी को फॉर्मेलिटी बोला जाएगा। ठीक है, तो ये सारा डिटेल समझ में आ गया फॉर्मेलिटी का। फॉर्मेलिटी में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो गई भाई। ठीक है, इसी तरीके से एक टर्म और डिफाइन करते हैं, एक टर्म और डिफाइन करते हैं। क्या नंबर 5 या नंबर 6 या नंबर 7? नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है बेटा डेमैलिटी, DEMALITY। डेमैलिटी ये अपने उस लिस्ट में नहीं था, लिखो लिखो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट 0 degree centigrade, molarity of a solution at 0 degree centigrade and 1 atmosphere, molarity of a solution at 0 degree centigrade and 1 atmosphere is called demality, is called
डेमैलिटी। ठीक है, तो अब जैसे लिखा हुआ है 2 डेमल, डेमल को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 डेमल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HNO3। तो सामने वाला तुरंत इसका मतलब क्या समझेगा, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड at 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर। ये मतलब सामने वाला अपने आप समझ जाएगा। 2 डेमल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या है, 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेयर। अब जरा देखो, 0.5 molar aqueous solution of sulfuric acid at 10 degree centigrade and 2 atmosphere is not equal to 0.5 डेमल। .5 molar aqueous solution of H2SO4 at 10 degree centigrade and 2 atmosphere is not equal to 0.5 डेमल। क्यों नहीं, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो डिफर कर गया। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए था। यहां पे टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 2 एटमॉस्फेयर है। समझ में आया? इसलिए इस मोलारिटी को हम डेमैलिटी नहीं बोल सकते। क्लियर हो गई भाई डेफिनेशन डेमैलिटी की? डेमैलिटी की डेफिनेशन क्लियर हो गई बेटा? अब आप लिख लो लास्ट कंसंट्रेशन मेजरमेंट यूनिट डेफिनेशन के हिसाब से। पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम। यहां बाय वॉल्यूम आपको जरूर बोलना पड़ेगा। बाय वॉल्यूम अगर आप नहीं बोलोगे तो सामने वाला उसको बाय मास समझ लेगा, इसलिए बाय वॉल्यूम बोलना ही पड़ेगा। अब अगर हम पार्ट्स पर मिलियन बाय वॉल्यूम की बात करते हैं बेटा, तो इसमें भी 2 केसेस है। देखो कौन कौन से 2 केसेस। पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जैसे वो परसेंटेज स्ट्रेंथ W बाय V था और V बाय V था, वैसे यहां भी ppm W बाय V और ppm V बाय V। तो पार्ट्स पर मिलियन वेट बाय वॉल्यूम, कैसे इसका फॉर्मूला लिखेंगे? ये हो जाएगा बेटा, मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन आप खुद समझ जाना। amount of solute in gram divided by volume of solution in milliliter multiplied by 10 to the power 6। मैं W बाई V, अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, चेंज कर लो। अब ये कौन लिखे फिर दोबारा, मैं W बाई V को ही पहले डिफाइन कर देता हूं। W बाई V को मैं पहले डिफाइन कर रहा हूं, पार्ट्स पर मिलियन W बाई V। तो ये हो गया अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 6। अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो बोलेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन 10 to the power 6 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन।
amount of solute in gram dissolved in 10 to the power 6 milliliter of the solution is ppm mass by volume. ये इसकी डिफिनेशन होगी. अब मैं दूसरा टर्म को भी डिफाइन कर देता हूं, फिर इससे रिलेटेड एक फैक्ट बताता हूं आपको. पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये हो जाएगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय volume of solution in milliliter multiplied 6. Parts per million volume by volume is equal to volume of solute in milliliter divided by volume of solution in milliliter multiplied by 10 to the power 6. अब अगर इन दोनों को देखा जाए बेटा, इसमें ये वाला जो टर्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वाली जो यूनिट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? उसकी वजह ये है कि जो हार्ड वाटर होता है, आपने नाम सुना होगा हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर. तो वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है, हार्ड वाटर जो है वो सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, बट सॉफ्ट वाटर सोप के साथ लेदर प्रोड्यूस करता है. और वाटर के अंदर जो हार्डनेस होती है, वो हार्डनेस वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन की वजह से होती है. और वो कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन वाटर के अंदर क्लोराइड के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में, ठीक है, क्लोराइड के फॉर्म में, सल्फेट के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ये सब बातें आपको पता है. उसमें से जो क्लोराइड और सल्फेट के फॉर्म में जब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन होता है तो उसकी वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है. जबकि अगर बाइकार्बोनेट के फॉर्म में अगर कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से टेम्पररी हार्डनेस होती है. ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करना है तो बोलते हैं वाटर को बॉयल कर दो, तो वाटर को बॉयल करके टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है. ये सारी कहानी है. आपको कुछ पता होगी, कुछ नहीं पता होगी, नहीं पता होगी तो आगे पता हो जाएगी. तो जो हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर का डिग्री ऑफ हार्डनेस अगर आपको बताना है, हार्ड वाटर का डिग्री ऑफ हार्डनेस हमेशा इसी यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है. लिखो इस बात को, नोट में लिखो. डिग्री ऑफ हार्डनेस, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ, डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर, degree of hardness of hard water is always expressed, is always expressed, is always expressed in terms of, is always expressed in terms of ppm of weight by volume, ppm w by v, ppm weight by volume of, एक बात और, ppm weight by volume of कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में उसको एक्सप्रेस करते हैं. ppm weight by volume of कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है बेटा. ठीक है, ये स्टैंडर्ड है. कैल्शियम कार्बोनेट का जो ppm कंसंट्रेशन है उसके टर्म्स में डिग्री ऑफ हार्डनेस को एक्सप्रेस किया जाता है. तो आप जरा एक बार इस डिफिनीशन को फिर से देखो
क्योंकि मुझे एक इंफॉर्मेशन और बतानी है यहीं पे। डिफिनीशन क्या है इसकी? क्या है डिफिनीशन? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम dissolved in 10 to the power 6 milliliter of the solution। अगर डिफिनीशन नहीं लिखा है तो डिफिनीशन आपको लिखना चाहिए। पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम का क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम dissolved in 10 to the power 6 milliliter of the solution। ठीक है बेटा? The amount of solute in gram dissolved in 10 to the power 6 milliliter of the solution। तो क्या हम इसको ये नहीं बोल सकते amount of solute in gram dissolved in 10 to the power 3 liter of the solution? अरे amount of solute in gram dissolved in 10 to the power 6 milliliter of the solution को तो हम ये भी बोल सकते हैं ना amount of solute in gram dissolved in 10 to the power 3 liter of the solution। तो इसको बेटा ये भी लिख सकते हैं, अगर ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के बराबर आ जाता है। तो न्यूमरेटर में आप देखो 1000 मिलीग्राम और डिनोमिनेटर में 1000 लीटर है, तो हम इसको मिलीग्राम ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। यानी कि पीपीएम वेट बाय वॉल्यूम इज आल्सो expressed as milligram per liter। लिख लो, लिखो ppm weight by volume, ppm weight by volume is also, ppm weight by volume is also expressed as, is also expressed as milligram of solute, milligram of solute dissolved in 1 liter of the solution। milligram of solute dissolved in 1 liter of the solution। milligram of solute dissolved in 1 liter of the solution। तो हम इसको मिलीग्राम पर लीटर भी बोल सकते हैं। तो अब आपको एक बात याद रखनी है, अभी ये कॉन्सेप्ट का डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है। मुझे ये हार्डनेस पे बेस कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ न्यूमेरिकल्स, मतलब एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा जिससे आपको डिग्री ऑफ हार्डनेस का मेजरमेंट कैसे करते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपको रिमाइंड कराना है मुझे नेक्स्ट क्लास में, जब क्लास स्टार्ट होगी, कि मुझे डिग्री ऑफ हार्डनेस पे बेस न्यूमेरिकल कराना है। मुझे याद नहीं रहेगा, आपको रिमाइंड कराना है, ठीक है? और अब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, ठीक है? नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी। मंडे की क्लास में मैं सबसे पहले इसी न्यूमेरिकल को डिस्कस करूंगा, लेकिन आप रिमाइंड कराओगे तब, मुझे याद नहीं रहेगा, ठीक है? और आपका टेस्ट होगा फ्राइडे को, जो कि फाइनल टेस्ट होगा मोल कॉन्सेप्ट का, उसमें ये सारा डिस्कशन पूछा जाना है, ठीक है बेटा? ओके। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग।